अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल सुल्तान ईशा रहमान, किस्त नंबर 32। न जाने कितनी ही देर वो सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता बेकाबू सा हो रहा था। सुल्तान ने एक हाथ अपनी गर्दन पर फेरते उसे मरोड़कर एक तरफ किया। इन प्यारी आंखों में गहरी सुर्खियां पूरी आबोताब से झलक रही थी। वो गाड़ी मोड़ता अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका था। रात के 11 से सुबह के 10 बज चुके थे, मगर इसका कोई अता पता नहीं था। अब वो कुछ परेशान सी हुई थी। कुछ सोचते हुए उसने उसे कॉल मिलाई, मगर वो उठा नहीं रहा था। वो खुद का मलामत करती, हाथों को बेदर्दी से आपस में उलझा रही थी। वो चलती हुई हाल में आई और एक दफ़ा फिर से कॉल मिलाई तो उसके मोबाइल की रिंग सुनाई दी। ईशा ने आसपास देखा तो हाल के दरवाजे के करीब पड़ा इसका मोबाइल बज रहा था। वो उसे थामती गहरी सांस भर गई। हाथ ने उसे यूं परेशान देख तसल्ली दी, मगर उसके जहन में अजीब से ख्यालात घर कर चुके थे। अंकल वो कभी इस तरह बगैर बताए नहीं जाता, और वो भी इतनी देर। कल 2 बजे से। वो रो दी। बेटा, तुम सुल्तान को अच्छे से जानती हो, परेशान मत हो, वो किसी काम में मसरूफ़ होगा, आ जाएगा। नहीं नहीं हातिम अंकल, वो मुझसे खफा होकर गया है। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। अगर कुछ गलत हुआ तो? हातिम बे ने उसे ढेरों तसल्लियों से नवाजा, मगर वो अपने जहन में आने वाली सोचों पर बेकाबू से हो रही थी। या अल्लाह, मेरे अब्दुल की हिफाजत करना। वो पूरे घर में बेचैनी से टहल रही थी। थक आकर वो सोफे पर ढेर हुई। सुल्तान की आंखें खुली तो उसकी गाड़ी का अनजान सी जगह सड़क किनारे खड़ी थी। वो आंखें मलता हुआ सीधा हुआ। एक निगाह वक्त पर दौड़ाता वो पूरी आंखें खोले सर पर चपत लगाई। शाम के 5 बज रहे थे और मैं। ओह! वो गहरी सांस भरी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता था? वो उसे कैसे तकलीफ दे सकता था? सुल्तान ने स्टीयरिंग पर सर टिकाया। वो शर्मिंदा था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक ज़्यादा ज़रब स्टीयरिंग पर लगाता गाड़ी बढ़ा चुका था। नीम आंखें खोले वो घड़ी को बगौर देख रही थी, जो शाम के 6:09 बता रही थी। पार्किंग गराज में उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनती वो एकदम से उठ बैठी। वो सोफे से उतरकर तेजी से बाहर की जानिब दौड़ी। उसे गाड़ी से सही सलामत उतरता देखकर वो खुद पर काबू खो चुकी थी। वो अपने कदमों को ना रोकती भागती उसकी जानिब बढ़ी। सुल्तान ने एक नज़र उसे देखा ही कि वो जोर से उससे जा टकराई। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। सुल्तान ने उसे थामते उसका चेहरा अपने मुकाबले किया। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। आई एम सॉरी। सुल्तान ने उसकी टूटी फूटी बात सुनते गहरी सांस भरी। वह झुककर इसे बाहों में भरे अंदर की जानिब चल दिया। अब्दुल, आई एम सॉरी, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। वो बस गलती से। सुल्तान ने इसके लबों पर उंगली रखी। बस खामोश हो जाओ, पागल लड़की, चुप हो जाओ। सुल्तान ने अपना हिसार तंग किया। आप इस तरह क्यों चले गए थे मुझे बताए बगैर? आप जानते हैं ना, मैं परेशान। वो हिचकियां भरती हुई बोल रही थी। तो और कैसे जाता? सुल्तान ने उसे तंग करना चाहा। आप मुझे डांट सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, मगर ऐसे? अरे, अब तुम मुझसे एक लगाओ। अब तुम मुझे एक लगाओगी रखकर, तो मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? वो रो दी। आई एम सॉरी, सच्ची मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो इसके कंधे पर सर रख गई तो सुल्तान ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई, मगर वो संजीदा चेहरा बनाए उसे तक रहा था। सॉरी प्लीज़। वो मुस्कुराया। यूं तो मत रो। थप्पड़ तो मुझे पड़ा था ना, तुम्हें तो नहीं। तो तुम क्यों रो रही हो? वो शर्मिंदा सी हुई। कहा ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो बस अनजाने में। वो गर्दन झुका गई तो सुल्तान की दबाई मुस्कुराहट नुमाया हुई। अनजाने में, हाँ। वह इस बात में सर हिला गई। वैसे काफ़ी ज़ोर से लगा था, अभी भी दर्द हो रहा है। सुल्तान ने अपने रुखसार पर हाथ रखा। वो पलकें झुका गई। आई एम सॉरी। वो मुस्कुराता हुआ उसके अपने कंधे पर सर रख गया। सुल्तान ने गहरी सांस भरते उसे देखा। आई एम सॉरी। वो किस लिए? वो गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा? आई एम रियली सॉरी। वो नफ़ी में सर हिला गई। आप मेरे शोहर हैं। आप हक रखते हैं। वो धीरे से बोली तो इस शरारती इंसान की मुस्कुराहट एक दफ़ा फिर नुमाया हुई। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? बस बात में सर हिला गई। ठीक है, कर दिया। हैं? इतनी जल्दी? वो बेयकीनी से उसे देखती बोली। हाँ, मैं लड़की थोड़ी हूँ जो नखरे करूँ। ये तो तुम्हारा काम है ना? वो मुस्कुरा दी। कुछ देर यूं ही पुरसकून सी होती वो इसके गिर्द हिसार तंग किए रही। ईशे, जी, मेरे साथ डेट पर चलोगी? ईशा ने चेहरा उठाया उसे देखा, जो संजीदा शक्ल बनाए उसे तक रहा था। इतनी प्यारी बात इतना संजीदा चेहरा बनाकर। वो धीरे दिल में बड़बड़ाई। नो। अपना जवाब सुनाती हुई गहरे सांस भरी। हाँ यार। सुल्तान ने सर झूले की पुष्ट से टिकाया। आखिर तुम कब हाँ कहना सीखोगी? जब आप ठीक से पूछना और कन्विंस करना सीखेंगे। अब क्या गलत कह दिया मैंने? ऐसे ही तो पूछते। नहीं तो?
तो फिर तुम बताओ, या फिर मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूँ? वो हंसी। आप रहने दें, मैं ही बता देती हूँ। प्यार से पूछते हैं। अरे यार, मैंने क्या एक लगाकर पूछा तुमसे? वो हंसी। आप ना इतने बड़े बुद्धू हैं। वो इसके माथे पर टच करती बोली। जब किसी लड़की को कन्विंस करते हैं तो प्यार मोहब्बत से इसके सामने घुटनों के बल बैठकर पूछते हैं, यूं, ऐसे संजीदा चेहरा बनाकर नहीं। वो मुस्कुराया। अरे सीधा सा कहो ना, तुम्हें मुझे घुटनों के बल गिराना है? उसे झूले पर बिठाता वो इसके मुकाबले घुटनों के बल आ बैठा। रूहम, क्या तुम अपने निकम्मे से शौहर के साथ डेट पर चलोगी? उसने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो चहक उठी। सोच कर बताऊंगी। सुल्तान ने माथे पर हाथ दे मारा। अब इसमें सोचने वाली बात क्या हुई भला? अरे पागल इंसान, लड़कियां यूं ही एक बार में ही जवाब पटक करके नहीं देती। कुछ वक्त तो लेती हैं ना। हाँ, कसम से कितने नखरे हैं तुम्हारे। वो दोनों हाथ गर्दन की पुष्ट पर रखे बोला। सब लड़कियों के नखरे ऐसे ही होते हैं। मुझे सबसे क्या लेना देना? मेरी तो तुम हो ना। जिद्दी, चुड़ैल, नखरेलू। वो मुस्कुराते उसके कंधे पर चपत रसीद कर गई। अच्छा, हम जाएंगे कहाँ? सुल्तान ने ज़मीन पर बैठते हुए इसका हाथ थामा। हमारे प्यारे से घर की खूबसूरत सी छत पर। हाँ, सच में? सुल्तान ने सरस बात में हिलाया। तो फिर ठीक है, डन। वो खुलकर मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। वो मुस्कुराते एक तरफ से निकलकर कमरे में आई और सुर्ख रंग की शर्ट उसे थमाती कमरे से बाहर हुई। सुल्तान के जाते ही वो वार्डरोब के सामने खुद में ढेरों हिम्मत बांधती खड़ी, अपनी बड़ी सी फ्रॉक संभालती वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद को बहुत देख रही थी। सुर्ख रंग की स्लीवलेस फ्रॉक में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक नज़र अपने नुमायां होते बाजुओं पर दौड़ाई। वो खुद से ही निगाहें चुरा रही थी, मगर एक गहरी सांस भरती वो सुर्ख चूड़ियां पहनती शरीर से मुस्कुरा रही थी। जिंदगी में पहली बार वो यूं हल्के से बोल्ड ड्रेस में मलबूस थी, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं था मगर इससे थोड़ा अजीब ज़रूर महसूस हो रहा था। सुर्ख रंग से लब सजाए वो किसी रियासत की शहजादी में ही मालूम हो रही थी। बाल कमर पर गिराए वो एक नज़र खुद पर दौड़ाती शरीर से मुस्कुरा दी। वो सीढ़ियां उतरता किचन में दाखिल हुआ। हाल से गुजरते अचानक इसकी नज़र किचन के साथ बनी सीढ़ियों की ओर पड़ी। वो झुककर ओर से अध निकली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सुल्तान ने अपने कदम रोकते उसे देखा, जब ओर से निकलकर दोनों हाथों को आपस में उलझाती हुई उसे देख रही थी। सुल्तान की खुली आंखें मजीद बड़ी हुई। वो पागल आदमी, पलकें झपकना तो शायद भूल ही गया था। हाँ, वो प्यारी थी, मगर उसके सामने खड़ी वो लड़की, वो बस उसे देखकर रह गया। वो सीढ़ियां उतरती कुछ सीढ़ियां छोड़े अपनी फ्रॉक के दोनों किनारे पकड़े खड़ी थी। कैसी लग रही हूँ? सुल्तान ने पलकें झपकी। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। बस 2 अदद परों की कमी है। वो मुस्कुराई। सुल्तान ने आखिरी सीढ़ी के करीब रुकते दोनों बाहें फैलाई। वो फ्रॉक संभालती तेजी से उतरती उसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाल कर गई। सुल्तान ने उसे हवा में उठाते घुमाया। वो हंस रही थी और इसकी हंसी इस मजबूत समातों को करार बख्श रही थी। सुल्तान ने उसे अपने मुकाबले खड़ा करते एक भरपूर निगाह उस पर दौड़ाई। लड़की, तुम मुझे मार डालोगी, आई स्वेयर। वो गर्दन झुकाती मुस्कुरा दी। वो इसके यूं देखने पर पजल सी हो रही थी। तुम तो हो ही खूबसूरत, तो अब इतना हंसी लगने की क्या तुक थी भला? पागल लड़की। वो मुस्कुराई। अरे हमारी डेट है ना, तो मुझे अच्छा तो लगना चाहिए ना। वो खुलकर मुस्कुराया। अच्छी लग जाती तो ठीक था, मगर अब तो मेरी जान निकाल रही हो। ईशा ने पलकें झपकते रुख मोड़ा। वो अपने ही माथे पर चपत लगा गई। सुल्तान ने दिल पर हाथ रखते थपका। एक गहरी सांस भरता हुआ उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया। इस बड़ी सी हथेली पर हाथ जमाती वो इसके हमरा अपने घर की खुली छत पर आई। मुख्तसर छत को खूबसूरती से सजाया गया था, जिनमें सफ़ेद फूलों हर तरफ अपनी शान फैलाए हुए थे। वो हर तरफ घूमती बच्चों की तरह खुश हो रही थी और इस पागल आदमी के असाब बेकाबू होते अब इसे गुस्ताखियां करने पर आमादा कर रहे थे, जिनसे वो मुश्किल जान छुड़ाता वो इसके रूबरू बैठा इसके गहरे होते डिम्पल पर निगाहें जमा गया। सुल्तान की निगाहों में गहरी तपिश थी। वो नर्वस सी होती हमेशा की तरह उंगलियों के आपस में उलझा रही थी। सुल्तान ने उसका हाथ आज़ाद करते थामा। तुमसे एक बात पूछूं? ये आपने पूछने से पहले इजाज़त कब से देना शुरू कर दी? वो ठोड़ी पर हाथ रखे पूछे। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? उसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई। वो खामोशी से उसे देख रही थी। सुल्तान ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की। बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वो खामोशी से गर्दन झुका गई। ईशा। जवाब मेरे पास नहीं है। वो मुस्कुरा दिया। सुल्तान ने थोड़ी सी थाम कर इसका चेहरा अपने मुकाबले किया और इन आंखों भूरी आंखों में हल्की सी नमी देखते उसे अपना जवाब मिल चुका था। अपना आजाद हाथ करवाती वो रेकिंग के करीब जा खड़ी हुई। सुल्तान ने रेकिंग पर दोनों हाथ रखते झुककर उसे देखा। वो खामोश थी। मेरी जिंदगी का हासिल हो तुम पर मेरी जिंदगी तमाम होती है ईशा अब्दुल बारी। वो गर्दन झुकाए खड़ी थी। इसके अल्फाज पर आंखें मूंद गई।
अगर कभी अब इस दुनिया में मैं न रहूं तो तुम भी मेरी ही रहना। वो झुककर इसके कंधे पर सर रख गया। अब वो उसे क्या बताती कि वो तो अज़ल से उसकी हो चुकी और अब तक रहेगी। क्या किसी की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी होती है? वो संजीदगी से बोला। ईशा ने एक नज़र गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो पलटकर इसके कंधे पर सर टेक गई। इसके बाद सुल्तान के चेहरे पर फैल रहे थे। अब्दुर, हमेशा ऐसा ही रहना। वो इसकी शर्ट पर गिरफ्त मजबूत कर गई। मुझे नहीं लगता मैं कभी बदलना चाहूँगा, चाह कर भी नहीं। वो मुस्कुराई। चलो आओ थोड़ा डांस करते हैं। वो चलकर इसके कदम ब कदम चलती छत के बीचों बीच आ खड़ी हुई। वो इसीलिए धीरे धीरे झूल रहा था। वो पिद्दी सी लड़की इस पहाड़ जैसे आदमी को अपने छोटे छोटे कदमों के पीछे चलाती थोड़ा इतराई। वो खुश था, मगर सुल्तान की खुशी के पीछे एक बड़ी आजमाइश उसकी मुंतजिर होती थी, जो पहले से ज़्यादा खतरनाक और बेरहम साबित होती थी। वो खूबसूरत सी शाम उसने अपने निकम्मे शौहर की नन्ही मुन्नी उसके कानों को सुर्ख कर देने वाली बेबाकियों में गुजारी। अपनी पसंदीदा जगह इस सफ़ेद झूले पर बैठी वो आसमान को तक रही थी। सुल्तान की नज़र इसकी कलाई पर खनकती चूड़ियों पर थी, जो इसकी बातों और हाथों के बदलते स्टाइल पर अपनी मधुर सी आवाज़ बुलंद करती। वो मुसलसल बोल रही थी और वह सुनता उसकी चूड़ियों के साथ खेलता पुरसकून था। तुम्हें पता है, तुम सुल्तान की चिड़िया हो। जब तुम बोलती हो तो मेरी रूह को सुकून मिलता है। मेरा दिल चाहता है बस तुम बोलती रहो और मेरे वजूद का हिस्सा तुम्हें सुनता रहे, और तब तक सुनता रहे जब तक मैं सुकून से नींद की आगोश में न चला जाऊं। सुल्तान ने इसके कान के करीब होते धीरे से सरगोशी की। वो मुस्कुरा दी। वो एक हाथ उसकी गर्दन की पुष्ट पर रखे धीरे से सहला रही थी। आंखें मूंदे उसने उसकी भीड़ की हल्की सी चुभन उस अपने दाएं रुखसार पर महसूस हुई। वो चुभन धीरे धीरे रुखसार का सफर तय करती आंखों और फिर पेशानी से जा टकराई। अपनी सांसों को संभालने की इसकी कोशिश नाकाम हो रही थी। जिसे महसूस करता वो पागल शख्स उसे मजीद अपने करीब किया इसके वजूद की पुरमसरत सी लर्जिश महसूस करता सकून से आंखें मुंदे हुए था। एक सकून, एक खूबसूरत एहसास अपने अंदर उठने वाले नामालूम जज्बात को सुल्तान आज अपनी रूह से महसूस कर रहा था। ये खूबसूरत एहसास और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बीवी की खूबसूरत खुशबू सुल्तान के वजूद को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। एक मजबूत असाब का मालिक शख्स जो अपने आप को इस कदर संभाल सकता है, उसके जज्बे को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था। इस नाजुक से लड़की ने इस कठोर शख्स को अपनी मोहब्बत की गिरफ्त और अपनी आगोश में इस तरह कैद कर लिया था कि वह हर गुजरते लम्हे के साथ अपने आसाब खो रहा था और धीरे धीरे मदहोश हो रहा था। तुम वो हो जो बस चाहे जाने के लिए बनी है, जो संभाल कर कहीं छुपा कर रखने के लिए बनी है, जिसे इज्जत और मोहब्बत से देखा जाए। तुम एक फूल जैसी हो ईशा, एक नाजुक फूल जिसे मैं सख्ती से थामना भी नहीं चाहता। यह लगता है कि मैंने अपने गिर्द अपने दिल की सुनी तो तुम्हें तकलीफ होगी। तुम कभी नहीं जान सकती मेरे जज्बात और एहसास तुम्हारे लिए किस कदर बेलगाम है। मैं खुद हैरान हूँ। सुल्तान की गिरफ्त तुम्हारे लिए नरम मगर मजबूत होगी। इसकी मजबूत सी सरगोशियों से गर्दन झुकाने पर मजबूर कर रही थी। इस नाजुक से वजूद को अपने चेहरे और उसके अतराफ वो खूबसूरत सी मोहरें जाबजा महसूस हो रही थी। वो पागल शख्स न जाने क्यों मगर बेलगाम सा हो रहा था। सुल्तान ने एकदम खुद को रोकते हुए मुठ्ठियां भेजी। ईशिया, जी, मुझे रोक लो प्लीज़। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मैं फिर से थप्पड़ नहीं खाना चाहता। वो मुस्कुराहट दबा गई। शर्मिंदा करना तो कोई आपसे सीखे। वो उसके कंधे पर मुक्का जड़ गई। सुल्तान की मुस्कुराहट नुमाया हुई। मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। तो मुझे रोक सकती हो। लब काटती वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। आपके छूने से कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुई, और आप इतना भी नहीं जानते। वैसे तो आपके असाब बड़े तेज हैं। सुल्तान की आंखों में शरारत देखती हुई मुस्कुराहट दबाती रुख मोड़ गई। पछताओगी? सवाल ही नहीं। वो शरारत से मुस्कुराया। अपने इस पागल आदमी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। मैं वाकई पागल हूँ ईशा, और अगर ये पागल आदमी पागलपन पर उतर आया तो तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगी। वो गर्दन झुकाए बैठी थी। सुल्तान ने झककर इस नाजुक सी पंखड़ियों को छुआ तो वो नन्हा सा हाथ अपने सीने पर महसूस हुआ। सुल्तान ने इसका बाजू थामकर अपनी गर्दन के गिर्द हमाल किया। वो दिल फरेब से महक महसूस करता वो पागल आदमी अपने असाब मुकम्मल खो चुका था। वो जंगली जानवर पागल और बेकाबू हो चुका था। वो जो बस सुकून चाहता था, और मुकाबल वो नाजुक सा वजूद इसे दीवाना कर गया था। वो सफ़ेद झूला धीरे धीरे झूल रहा था। आसपास से बेनियाज वो मजबूर शख्स इस नाजुक से वजूद को लिए किसी और ही जहान में खो चुका था। पलक पर उभरता वो रोशन चांद भले खूबसूरत था, मगर वो सुल्तान की बीवी के जैसा नहीं हो सकता था। इस पागल इंसान की बेबाकियों पर शर्माता घबराता चांद बादलों की ऊँट में छुपा धीरे से मुस्कुरा रहा था। गहरी और पुरसकून नींद की आगोश में बेसुध पड़े इस शख्स को अपने सीने पर हल्की सी चपत महसूस हो रही थी।
दूर कहीं हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी, मगर इस पर नींद के होले इस कदर गहरे थे कि आंखें बमुश्किल खोलने पर वो ज़बरदस्ती बंद हो रही थी। वो ज़रा धीरे धीरे गहरी हो रही थी। आखिर को बमुश्किल आंखें खोलने पर इसके हिसाब कुछ होश में आए। अब्दुर, अल्लाह, मर जाऊंगी मैं, कसम से मैं, मेरी सांसें रुक जाएंगी, उठ जाए ना। सुल्तान की आखिर आखिर खुली थी। अरे सांड कहीं के, हट जाए ना। सुल्तान ने एकदम आंखें मुकम्मल खोलते देखा। वो औंधा लेटा था और उसे अपने नीचे से मुसलसल आवाज़ आ रही थी। वो एकदम अपना भारी वजूद उठाता एक तरफ हुआ तो इस पागल लड़की की सांसें तेज हुई। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। या अल्लाह, कसम से किसी दिन ऐसे ही मेरा दम निकल जाना है। वो खुलकर हंसा। आपको हंसी आ रही है? मेरी सांसें रुक रही थी और आप हंस रहे हैं। एकदम से उसके उठकर उसके सीने पर जोर से हाथ जड़ गई। वो घुटनों के बल बैठी अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश करती हुई हक होन हक सी सूरत बनाए उसे खफकी से घूर रही थी, जबकि वो शरारती आदमी मुसलसल हंस रहा था। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। अब क्या करूं मैं? तुम इतनी पीती सी कब नीचे आ जाती हो पता ही नहीं चलता। हाँ, और किसी दिन ऐसे ही सांड के नीचे इस पीती सी लड़की का दम निकल जाएगा, फिर ध्यान देना। सुल्तान का कहकहा बुलंद हुआ। उसने एक भरपूर निगाह से देखा। सुर्ख शर्ट में वो प्यारी लग रही थी। सुल्तान ने उसे थाम कर अपने सीने पर गिराया। वह हंसी दबाता इसके चेहरे को थपक रहा था। एक निगाह इस पर दौड़ाती वो गर्दन झुकाती इसके कुशादा सीने में कहीं छुप गई। जानम, सुल्तान ने उसे पुकारा। वो खामोश थी। वह शरीर सा मुस्कुराया। सुल्तान ने उसे बाजू से थाम कर अपने मुकाबल किया। ठीक हो ना? वह इस बात में सर हिला गई। उसकी पेशानी पर लब रखता वो पुरसकून हुआ। एक गहरा सुकून उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। वह एहसास दुनिया से बालातर था। मगर वो बातों की यह दुकान आज बंद थी। सुल्तान मामूल के मुताबिक किचन में इसके साथ हर काम में मदद करवाता, इससे बातों में मसरूफ था जिसका वह जवाब वो हूँ हाँ में दे रही थी। वह झुककर इसके रूबरू हुआ। वो रुख मोड़ गई तो इस पागल आदमी ने बमुश्किल हंसी दबाई। सुल्तान ने उसे थाम कर अपनी आगोश में भरा। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। आई एम सॉरी। किस लिए? क्या मैंने तुम्हें तकलीफ दी? वह नफ़ी में गर्दन हिला गई। सुल्तान ने इसके चेहरे से बाल हटाए। वो इसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। तुम मुझे मुकम्मल करती हो ईशा। तुम्हारी हर अदा में सुकून है मेरे लिए। तुम कुछ भी करो, हंसो, बोलो, मुझे छुओ, गुस्सा करो, मुझे मारो, चाहे कुछ भी करो, मुझे सुकून मिलता है। वो मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सर टेके। अब बहुत बुरे हैं, वो खफकी से बोली। वो मुस्कुराया। ईशा ने इसके सीने पर हाथ रखते उसे धकेला। वह एकदम इसका चेहरा थाम कर लबों पर हल्की सी जरब लगाई। कुछ शर्म कर ले, हातिम अंकल भी यही है। वो इसे धकेलती मुड़ी। करूँगा शर्म ढेर सारी, बस वह सुर्ख रंग एक दफ़ा फिर पहन लेना। वो इसके कान के करीब सरगोशी की तो उसके कान एकदम से सुर्ख हुए। आप तो अल्लाह की कसम, अब जितना बेशर्म इंसान मैंने नहीं दिखा। निकले यहाँ से। वैसे धकेलती किचन का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। सुल्तान की हंसी बुलंद हुई। वह मजबूत और शरारत भरी हंसी सुनती दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई। कसम से ये आदमी वाकई एक पागल जानवर है। वो झुरझुरी लेकर रह गई। होलिया ने एक नज़र खुद से कुछ फासले पर बैठे उस एक डिम्पल पर दौड़ाई। वो इसकी कोई मज़ेदार सी कहानी सुनता दोनों हाथ सर के पुष्ट पर रखे मुस्कुरा रहा था। वैसे जो सीन मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ वो अफसरदा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। मतलब तुम मेरी कहानी पर ध्यान नहीं दे रहे? यगीत की मुस्कुराहट गायब हुई। वो नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, कहानी वाकई अच्छी है। अच्छा तो बताओ, इस वक्त मैंने क्या पढ़ा? तुम्हें क्या समझ आई? वो सर खुजा गया। देखा, तुम मेरी कोई भी बात सीरियस नहीं लेते ना, और ध्यान भी नहीं देते। भाड़ में जाओ तुम। वो गुस्से से कहती उठी तो यगी ने बढ़कर उसकी कलाई थामते उसे रोका। अरे मेरी मोगली, मैं सच में सुन रहा था। मगर वो तीखी निगाह से उसे देख रही थी। मगर फिर मेरी नज़र इन मेंढक जैसी आंखों पर जा ठहरी और फिर मैं भूल गया कि मैं क्या सुन रहा था। वो मासूमियत से बोला। अपनी बात के इख्तिताम पर अपने कंधे पर जोरदार ज़रब महसूस हुई। वो खफकी से रुख मोड़े बैठी थी। यगी ने बढ़कर इसके कंधे पर ठोड़ी टकाई। चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। मुझे नहीं जाना कहीं। यगीत ने आंखें फैलाई। है होलिया अल्ब, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो रुख मोड़ गई। अरे मेरी प्रिंसेस, मेरी शहजादी। यगीत ने इसकी थोड़ी थामी तो एक झटके से इसका हाथ दूर कर गई। मेरी तीखी मिर्ची, चलो ना चलते हैं, घूम कर आते हैं। इस लंबे से लड़के ने अपने मजबूत बाजों को इस्तेमाल में लाते उसे गाड़ी में एहतियात से सीट सेट करते एक मुस्कुराहट लिए देखा। इसके इशारे पर इसकी डायरेक्शन पर गाड़ी मोड़ता वो खुश था। यगीत ने एक जगह गाड़ी रोके इसका हाथ थामा और चल दिया। वह दोनों सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। इस्तकलाल स्ट्रीट के रश से भरपूर सड़क पर पहुंचते हुलिया ने इसका हाथ मजबूती से थामा। वो खुश हुआ था। वो बिना आसपास ध्यान दिए चल रहा था, मगर कुछ तेज निगाहें इस पर इससे छुपती इन पर गड़ी हुई थी। आखिर को शाम के साय तले अपनी नखरीली बीवी का मूड काफ़ी हद तक बेहतर करते वो घर की तरफ वापस चल दिया।
पार्किंग गैराज में गाड़ी रोकते हुए उसे लिए अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। कुछ गाड़ियों के बीच खड़ी एक ब्लैक कलर की गाड़ी में से उस आदमी ने मोबाइल फ़ोन जेब में रखते एक तंजिया मुस्कुराहट लिए जाते हुए देखा। इस अंडरग्राउंड फ्लैट को आखिर वो तलाश कर चुके थे। इसका वो निकम्मा शौहर काफ़ी कामदार हो चुका था। वो मेहनत से काम कर रहा था, जिस पर कभी-कभी उसे दिन भर तो कभी रात-रात भर जागकर अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते देख वो खुश भी होती थी और अफसुर्दा भी। कितने ही दिनों बाद वो थका हारा इंसान आज घर को लौटा था। सुल्तान ने दहलीज ब्लेजर उतार कर एक तरफ फेंका। वो उसे देख रही थी। इसके चेहरे पर थकन के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। थक गए हैं? ईशा ने उसे देखते कहा। सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। जूते उतारते उसने फिर उसे देखा और वो उसे ही देख रही थी। वो धीरे से सर अस्पात में हिला गया। वो मुस्कुरा ली। यहाँ आए मेरे पास। वो अपनी दोनों बाहें फैलाए बेड पर लेटी थी। एक गहरी सांस भरते सुल्तान ने अपनी टाई की नाट उतार कर एक तरफ फेंकी और झुककर इसकी नगीन सी आगोश में महफूज हुआ। अपनी सारी मसरूफियत और टेंशन लाएं, मुझे दे दे। ईशा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मुस्कुरा दी। सुल्तान ने अपनी पेशानी पर हाथ फेरते मुट्ठी बंद कर उसकी हथेली पर रख दी। वो इसे एक तरफ उछाल दी, अपना स्कार्फ उतार के इसके गिर्द फैला गई। आपको एक कहानी सुनाई? सुनेंगे? ज़रूर। बस बोलती चली जाओ, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। वो एक हाथ से इसके कफ के फोल्ड करती गला खंगार गई। ये कहानी एक बहादुर शहजादी की। इसकी रियासत बहुत मजबूत और ताकतवर थी। एक निडर और बहादुर वो शहजादा अपनी जिंदगी में लड़ी जाने वाली कोई भी जंग कभी हारा नहीं था। जब भी कहीं फतूहात का नाम लिया जाता तो पहली फुर्सत पर इस शहजादे का नाम बुलंद होता था। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। वो बहुत काबिल था और जो लोग निडर बहादुर हों और जो फतह अपने नाम रकम कर लें, इनके दुश्मनों की तादाद भी इतनी ही होती। बिल्कुल। वो मुस्कुराया। एक दिन वो शहजादा शिकार पर निकला। सुल्तान थोड़ा दुरुस्त इस पर नजरें मरकूज कर गया। एक घने और खतरनाक से जंगल में जब वो अपने शिकार पर झपटा और इस पर निशाना ताकते उसने तीर चलाया तो वो सीधा इसके शिकार पर जा लगा। वो खुश हुआ, मगर जब उसने करीब जाकर देखा तो इसका वो तीर किसी हिरन की बजाय किसी इंसान को लग चुका था। और वो एक इंसान एक लड़की थी, एक प्यारी सी डरी सहमी और नाजुक सी लड़की। ओह! फिर? वो फुर्सत से सुन रहा था। फिर उसे बहुत अफसोस हुआ। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो इस लड़की को अपने साथ महल ले आया और वो ना चाहते हुए भी इसका ख्याल रखता था। कुछ दिन बाद जब इसकी चोट ठीक हुई तो उस शहजादे ने उस लड़की को महल में ही रुकने का कहा। वो अकेली थी, वो मदद चाहती थी, वो रुक गई। मगर इस प्यारी सी लड़की ने दिन ब दिन इस बहादुर शहजादे का दिल जीत लिया। वो इससे मोहब्बत करने पर वो शहजादा बहुत खुश था। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। मगर धीरे धीरे वो लड़की इस पर एक जिम्मेदारी बन गई, जिसे संभालने के लिए शहजादे को उसे बहुत महफूज रखना पड़ता था। मगर दुश्मन उसके इतने ज़्यादा थे कि वो इसे हमेशा तकलीफ देते थे। वो शहजादा इस लड़की से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। वो कभी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मगर एक दिन यूं ही उस शहजादे ने इस लड़की को खुद से दूर कर दिया, कहीं दूर भेज दिया। वो क्यों? सुल्तान ने इसकी आंखों में देखा। वो खामोश हुई। उसने इसे दूर क्यों भेज दिया? वो तो उसे मोहब्बत करता था ना? करता था, बहुत ज़्यादा। फिर जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें तो हर कीमत पर अपने साथ अपने पास रखा जाता है। वो मुस्कुराई। ईशा ने इसे देखा। वो उसे टुकर टुकर देख रहा था। उसने उसे खुद से दूर क्यों भेजा? ये तो अब आपको पता लगाना है ना कि आखिर क्यों शहजादे ने इस लड़की को खुद से दूर किया। वो गहरी सांस भरता इसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। क्या वो लड़की उससे मोहब्बत नहीं करती थी? वो मुस्कुराई। करती थी। वो भी इससे बहुत मोहब्बत करती थी। तो फिर जरा सोचे, अपने इस इतने बड़े से दिमाग को काम पर लगाए। वो इसके बालों में उंगलियां चलाती शरीर से मुस्कुराई। इसके बाल गर्दन से थोड़े नीचे को बढ़े हुए थे। वो इन्हें थामती, कभी बिगाड़ती, कभी दुरुस्त करती। इस थकावट से भरपूर वजूद से थकन खींचकर दूर कर चुकी थी। एक सुकून महसूस करता हुआ एक नाजुक सी आगोश में ढेर हो चुका था। क्या वो खुद जाना चाहती थी इससे दूर? कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोला। वो हंस दी। वो सोच रहा था, नहीं तो फिर शायद अभी आपको समझ ना आए, मगर कभी ज़रूर आएगी कि आखिर क्यों उसने उसे खुद से दूर भेज दिया बिना किसी बात के। वो लंबी सांस भर गया। सो जाएं अब। वो धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाती पुरसकून सी हुई। वो जानती थी कि कभी वो इस बात का जवाब ज़रूर ढूंढ लेगा। आखिर वो था तो इसी का ही शौहर, जो चीज़ों की गहराई से जानता और समझता था। हाँ, बस वो ध्यान कम देता था। मगर अब इसके ध्यान की सुइयां यकलक तब्दील होने वाली थी। इसे यूं बेखबर सोते देख वो इसके चेहरे की तरफ बगौर देख रही थी। वो चेहरा जिसे पहली दफ़ा देखने पर उसे गुस्सा और दूसरी दफ़ा देखने पर डर लगा था।
तीसरे दफ़ा देखने पर हिचकिचाहट और फिर हर दफ़ा देखने पर इत्मीनान और सुकून मिला था। वो अपना वजूद इसमें नक्श कर चुका था, इस कदर कि वो नन्ही सी नासमझ लड़की ज़िंदगी की सड़क पर निकली तो इसके हाथों में वो मजबूत एहसास आ गिरा जिसे संभालती सुलझाती वो मुकम्मल इसे खुद पर सवार कर चुकी थी, जिसे वो कतरा कतरा करके अपने असाब पर सवार होता देख चुकी थी। वो महसूस कर चुकी थी। वो संभली तो इसके रूबरू मौजूद इस चेहरे पर, इस वजूद में उसे अपना मुहाफ़िज़, हमदर्द, दोस्त, मोहब्बत सब एक साथ दिखाई दिया और वो इसे कदम ना संभालते उसकी मजबूत आगोश में आ छुपी, जहाँ से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उसे इस आगोश की आदत हो चुकी थी और आदत छोड़ने पर भी छूटती नहीं। उसे अपनी उंगलियों की नोक उसकी नाक पर रखी। वो मुस्कुराई और धीरे से झुककर इसके रुखसार पर रब रख गई। वो सो चुका था। वो उसे सोते हुए फुर्सत से निहार रही थी। सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा था, फिर वो चाहे कितना ही मुश्किल इम्तिहान क्यों ना हो। वो हमेशा ही अव्वल नंबर पर मौजूद होता। हातिम की गैर मौजूदगी में किचन में मसरूफ़ कोई तड़कती भड़कती सी रेसिपी बनाने में मसरूफ़ थी और मामूल के मुताबिक वो निकम्मा प्लस सुघड़ शौहर हर काम में उसकी मदद करवाता, उससे छेड़छाड़ में मसरूफ़ था। ईशा, जी, वो एक हाथ शर्ट पर रखे इसके कंधे पर थोड़ी टिका गया। क्या इस शहजादे को किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई थी? ईशा ने गर्दन घुमाकर उसे देखते माथे पर हाथ दे मारा। इसका ध्यान वहीं अटका था। अरे नहीं बुद्धू, तो फिर आखिर क्यों इसने उसे खुद से दूर भेज दिया? मुझे जानना है। वो जिद कर रहा था। वह हंसती हुई नाम में गर्दन हिला गई। ये तो आपकी पहेली है, आपको ढूंढनी है ना? अगर आपने ढूंढ ली तो फिर मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी, वो चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी। हाँ, वाकई। बिल्कुल। वो लंबी सांस भर गया। अब तो ढूंढ कर ही रहूंगा। और तुम तो अब फंस चुकी हो, लड़की। वो हंसी। मुझे बाद में फंसाना, पहले इस कैबिन का दरवाज़ा ठीक कर दे। सुल्तान ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। कैबिन के दरवाजे का कील निकलकर ज़मीन पर गिरा था, जिसे उठाते वो थोड़ी थामे उसे जगह पर फिट कर रहा था। पास खड़े वो दिलचस्पी से उसे देख रहे थे। सुल्तान ने निगाहें उठाकर इसे देखा। वहाँ देखकर काम करें, हाथ पर लग जाएगी। वो मुस्कुराया। कील पर उसकी ज़रब सख्त हुई तो सुल्तान की निगाहें फिर से इस पर जा टिकी। एक ज़रब सख्ती से लगाने पर वो एकदम करीब हुई। साहब, ज़रा ध्यान से, वो धीरे से बोली। उसके अल्फाज पर सुल्तान की नज़र इस पर टकी और वो थोड़ी की ज़रब कील की बजाय इसकी उंगली पर जा लगी। हाँ, पागल आदमी, कह भी रही हूँ आपसे कि ध्यान से करें। वो बढ़कर इसका हाथ थाम गई। वो इसे देख रहा था। क्या कहा अभी तुमने? पागल आदमी? वो बुलंद आवाज़ में बोली। वो मुस्कुराया। इससे पहले? ईशा ने उसकी उंगली थामी। शुक्र है चोट नहीं आई। काम पर ध्यान दिया करें, पागल आदमी। वो इसके माथे पर ज़रब लगाती मुड़ी। सुल्तान ने इसके कलाई थामते अपनी ओर खींचा। मैंने कुछ पूछा है शायद? बताया तो है। नहीं, इससे पहले। यही कि ध्यान से करें। इससे पहले। माँ, मतलब साहब। सुल्तान ने सवालिया निगाहों से इसका देखा। इसका मतलब? मतलब जो इंसान आपकी हिफाजत करे, जो आपकी हर बात माने, जो इज्जत दे, जो जानता है कि एक औरत को कैसे रखते हैं, जो खलूस दिल से मोहब्बत करे, उसे साहब कहते हैं। इसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। वाकई? ईशा ने इस बात में सर हिलाते इसकी शर्ट का बटन बंद किया। तो फिर तो तुम मेरी साहिबा हुई। वो इसके बाल कान के पीछे अड़सता बोला। वो खुलकर मुस्कुराई। फिर से कहो। वो मुस्कुराई। पागल आदमी। सुल्तान ने आईब्रोज का। कहो ना। वो करीब आता इसकी नाक पर लब रख चुका था। वो नफ़ी में सर हिला गई। अपना तरीका अपनाओ फिर। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। वो क्या है? ईशा ने उसके पीछे इशारा किया। सुल्तान की नज़र हटी कि वो उसकी गिरफ्त से निकलती किचन से भाग गई थी। वह भरता बालों में हाथ फेर गया। तेज़ लड़की, देख लूँगा तुम्हें। कैबिन का दरवाज़ा सेट करके वो किचन से निकला। उसकी नज़र हाथ में पेपर पड़ी। उसके अकब से निकलती इनकी बेटी को देखता वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई। ईशा कहाँ है? यही कमरे में होगी। वह उस बात में सर हिलाती अपना बैग एक तरफ रखती कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर नॉक करती वो हमेशा की तरह आज झुकी उसके कमरे में झांक रही थी। हेलो मैडम। ईशा ने वार्डरोब बंद करते मुड़कर देखा। अरे मरवा, तुम? वो उछलती उसके गले से जा टकराई। खुश आमदीद। कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद आई हो यार। वो मुस्कुराते उसके हमरा हाल में आई, जहाँ सुल्तान समेत हातिम बेग को देखते वह सलाम करती करीब बैठी। मरहबा अंकल। मरहबा। वो उठकर किचन में मसरूफ़ है। अरे यार, तुम्हें पता है यकीत भाई की तो सारा दिन सर्विस होती है। उस्मान बे उसे एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देते। होलिया के हवाले से वो बहुत मोहतात रहते हैं और इसका खमियाजा बेचारे यकीत भाई को भुगतना पड़ता है। वो हंसी। ये तो होना ही था। सुल्तान के मोबाइल की घंटी बजी। वो इसे पिक करता हाल से बाहर निकला। हातिम भाई एक हाथ से लवाजमात से भरी ट्राली थामे
इनके करीब है। लाएं बाबा, मैं ये कर देती हूँ। मरवा उठकर इनके हाथ से चीज़ें पकड़ती टेबल पर सेट कर रही थी, जबकि ईशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। बाबा? मरवा ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। ये मेरी बेटी है, मरवा हातिम। हातिम बे की आवाज़ पर ईशा का मुंह खुला का खुला रह गया। हातिम बे, यह आपकी बेटी? मतलब आप इसके बाबा? मेरा मतलब आप? मरवा ने मुस्कुराते हुए स्नैक्स की प्लेट इसकी जानिब बढ़ाई। वो टुकर टुकर उसे देख रही थी। हाँ, ये मेरे बाबा हैं ईशा। प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुम भी इसकी कोई जासूसी ही हो। प्लीज़ प्लीज़ मत कहना। वो लब दबाई बैठी थी। मरवा की हंसी बुलंद हुई। वैसे ये कहना गलत तो नहीं होगा। हाँ मरवा यार, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो रोनी सूरत बनाए उसे तक रही थी। वो मुस्कुराती उसके करीब बैठती उसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाल कर गई। अरे यार, वो बस तुम्हें महफूज रखना चाहते थे। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़ी बात नहीं? तुम तुम क्या मुझे इस दफ़ा भी नहीं बता सकती थी? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार। वो खफकी से रुख मोड़ गई। मरवा की हंसी पूरे आबोताब से छलकी। अरे मेरी मासूम सी दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मगर सच में तुम मेरी पहली और वाहिद दोस्त हो और मुझे दिल से अजीज़ हो। वो माथे पर हाथ रखती झुकी। सामने से आते शख्स पर निगाह पड़ते उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो मुस्कुराता हुआ करीब से गुजर गया। एक नंबर के जासूस हो तुम सब के सब, और तुम सब में बेवकूफ़ मैं। वो हंसी और ईशा का दिल चाहा कि उसकी नुमायाँ होती बत्ती से निकाल कर हाथ पर रख दे। अब तो तुम्हें हमारी गैंग में शामिल हो चुकी है ना? एक से भले दो, दो से भली तीन। दोनों का बैक वक्त कह कहा गूंजा। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। वो कमरे से निकलता तेज़ी से इसके करीब से गुजरा। ईशा और मरवा ने बैक वक्त से देखा। ध्यान से जाना, वो बुलंद आवाज़ में बोली। वो मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकला था। सुल्तान के कानों में गूंजती वो खबर उसे अपने असाब खोने पर मजबूर कर रही थी। वो गज़ब से भरपूर चेहरा लिए माथे पर उंगली से लकीर खींचता अपनी बीवी का शुक्रगुजार था। सुल्तान ने हुट सर पर डाली, अपनी गर्दन को मकोड़ कर एक तरफ किया और चल दिया। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो लब भेंचे मतलूबा जगह तक पहुंचा। वो कुशादा फ्लैट देखने में था तो खूबसूरत, मगर वहाँ की बिखरी और बेतरतीब चीज़ों को देखता वो आ भर गया। अपनी ही धुन में अपने रोज़मर्रा के कामों से फरागत पाता वो फ्लैट में दाखिल हुआ था। जेम्स ने हाथ बढ़ाकर हैंडल घुमाया तो वो घुलता चला गया। वह एक पल को रुका। कुछ सोचते उसने जेब से पिस्टल निकाल कर इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और मोहतात पाँव रखता अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। सोफे के पुर्ज से हुड पहने बैठा एक शख्स उसकी आंखों में घूम गया, मगर वो उसे पहचान गया। हाँ, मैं समझा था शायद कोई पिस्टल हाथ पर रखता। वो सुल्तान के सामने कुर्सी पर विराजमान हुआ। कैसा है? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। बेहतरीन। तो बता, काम कैसा चल रहा है? जेम्स ने गहरी सांस खारिज करते कुर्सी के पुर्ज से टेक लगाई। अच्छा चल रहा है। कुछ दिनों तक वापसी का इरादा है। सुल्तान ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। वो गर्दन पर हाथ फेर गया। फेरा ने इत्तला भेजी थी। अहमद जहांगीर तक हमारे पार्सल पहुंच चुके और हमेशा की तरह काफ़ी खुश हुआ उन्हें देखकर। सुल्तान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नुमाया हुई। जेम्स ने टेबल पर पड़ा सुल्तान का मनपसंद ग्रेप रेड जूस उठाकर लबों से लगाया। अगला प्लान क्या है? मेरे ख्याल से इब्राहिम के दिन पूरे होने वाले हैं। ठीक कहा ना? सुल्तान ने सोफे की पुर्ज से सर टिका। वो छत की तरफ बगौर देख रहा था। सुल्तान से गद्दारी की सज़ा जानते हो? जेम्स ने गहरी आँख भरी। मौत। तो बताओ किस तरह मरना चाहोगे? जेम्स ने गहरी निगाह से उसे देखते आंखें सुकेड़ी। मेरे ख्याल से अब बहुत उच्च हो। इस खेल को तमाम करते हैं। सुल्तान की कही बात उसे सुनाई तो दी, मगर धीरे धीरे मध्यम होती गई। उसने एक नज़र हाथ में पकड़े जूस को देखा और धीरे धीरे इसकी आंखें बंद और हवास गुम हुई। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे से भरपूर खाली जगह ज़मीन पर पड़ा पाया। भारी कदमों की आवाज़ उसके सामने आ रुकी। सुल्तान ने कुर्सी के इस मुकाबले रखते टांग पर टांग रखे उसे देखा। तुम गलत कर रहे हो सुल्तान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे फंसाया जा रहा है। वो खांसता हुआ बोला। गलत फहमी? हाँ, मेरा मूड नहीं फजूल बहस का। लिहाजा बताओ, कहाँ और किस किस जगह को तबाह करने का इरादा था तुम्हारा? वह एक पल को रुका, फिर खुलकर हंसी। बड़ी जल्दी पकड़ लिया तुमने तो। मैंने तो सोचा था कुछ वक्त लगेगा। मुझे अपनी बीवी का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से मेरे गोश गुजार चुकी वो। वह हैरान हूँ मैं। आखिर कैसे? वो सब आंखों के सामने होते मैं कैसे अंधा हो सकता है? जेम्स की हंसी बुलंद हुई और उसकी हंसी में सुल्तान को खौफ का गहरा साया महसूस हुआ। वो तंजिया मुस्कुराया। तुम मरोगे सुल्तान, वो भी भयानक मौत। मुझे मारने के तरीके तुम्हारे वजूद की चीथड़ों तक ही महदूद रह जाएंगे मिस्टर जेम्स नेथन। खाते तो असर में कमी नहीं रहने चाहिए। खास आदमी है।
सुल्तान अपनी जगह से उठता, अपने करीब खड़े अपने खास आदमियों को तंबीह करता वहां से चलता बना, जबकि जेम्स को अपनी मौत का रास्ता सीधा और साफ दिखाई दे रहा था। रात के 11 बजे के बाद उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनती वह हॉल के बंद दरवाजे के पीछे आ रुकी। सुल्तान ने धीरे से हॉल का दरवाज़ा खोला और वो मजीद पीछे जा चुकी। एक कदम अंदर रखते उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वहां खड़े एक अजीब सी चीज़ को देखता वो 2 कदम पीछे हुआ। वह सफ़ेद और काले रंग का लंबा सा चोना पहने अजीब सा होलिया बनाए खड़ी थी। हाँ, वो दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ी तो सुल्तान ने एक कदम मजीद फासले पर हुआ। सुल्तान ने तेजी से बढ़कर हॉल की लाइट जलाई। वो उसे देखकर जोर-जोर से हंस रही थी। पागल लड़की, रात के इस वक्त तुम्हें और कोई काम नहीं? सुल्तान ने दोनों हाथ कमर पर रखते उसे देखा, जो मुसलसल हंस रही थी। उसका हलिया देखकर वो भी खुलकर हंसा। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सुल्तान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह सफ़ेद और काले रंग के लंबे से चोले में मलबूस बालों को बेतरतीब किए चेहरे को अजीब तरह रंग चुकी थी। सुल्तान ने माथे पर हाथ रखे उससे देखा। क्या ही शानदार इस्तकबाल था। वो हंसी। अब आप यूं रात के इस वक्त तक आवारागर्दियां करते फिरेंगे तो इस वक्त ऐसी ही चीज़ें आपका इस्तकबाल करेंगी ना। एक नंबर की चुड़ैल हो तुम। वो हंस रहा था। और आप डरपोक है, ये तो पक्का हो गया ना। तुम्हें किसने कहा? सुल्तान ने दोनों हाथ आपस में बांधे। अरे कहना क्या, मैंने खुद देखा ना, इन गुनहगार आंखों से, डरपोक कहीं के। वो बाल छटकती बोली। हाँ ठीक कहा, रूबरू तुम जैसी शात चुड़ैल हो तो भला कौन ना डरे। सुल्तान ने करीब आते उसके चेहरे से सुर्ख रंग की लिपस्टिक अपनी शर्ट की कफ से साफ करते उसके लब पर उंगली रखी। ये लिपस्टिक यहाँ लगाने के लिए होती है, पागल लड़की, चेहरे पर नहीं। वो हंसी। अरे चुड़ैलें ऐसी होती हैं। हाँ, और कुछ तुम जैसी भी होती हैं। मना में गर्दन हिलाता इसका हाथ थामे चल दिया। वैसे डरते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपका चेहरा देखने लायक होता है। मैं डरता ना हूँ, किसी से भी नहीं। वाकई? वो अपना हाथ छुड़ाती फासले पर हुई। उस चुड़ैल के अलावा। सुल्तान ने उसके सर पर चपत लगाई। वो हंसी में अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। वैसे आप गए कहाँ थे? आपने कहा था जल्दी आ जाएंगे, और वक्त देखा है। वो सर खुजा गया। एक ज़रूरी काम था। सुल्तान ने उसके बाल थामकर अपने चेहरे पर गिराए। सुल्तान, ईशा ने धीरे से पुकारा, मगर वो खामोश रहा। सुल्तान, वो उसके बालों से खेल रहा था। मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा पुकारा हुआ शख्स इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं। वो मुस्कुराई। अब्दुल बारी, हुक्म। वो खुलकर मुस्कुराई। उसने अपने बाल उसके चेहरे से हटाए। आपके जासूस दिन ब दिन खुल रहे हैं मुझ पर। सुल्तान ने कनखियों से उसे देखा। कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त? वो गुस्से से उसे देख रही थी। आपने क्या सारी दुनिया का मेरे पीछे जासूसी के लिए लगाया हुआ था? वो खुलकर हंसा। दांत ना निकाले, मैं सीरियस हूँ। वो हंसी दबा गया। बताएं। सुल्तान ने गहरी सांस भरते इसका चेहरा थामा। अगर तुम्हें महफूज रखने के लिए सारी दुनिया को भी तुम्हारी जासूस पर लगाना पड़ा तो ज़रूर लगाऊंगा। सुल्तान ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी। आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी भला? वो अच्छी लड़की है और मुझे लगा वो तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती है। हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, मगर मुझे पहले पता होता ना कि वो आपकी जासूस है तो वो मुस्कुराहट दबा गई। सुल्तान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तो मैं उससे आपकी शिकायतें थोड़ी कम लगाती ना। वो हंसा। पागल लड़की। सुल्तान ने उसे अपने सीने में छुपाया और अपना हिसार तंग किया। जेम्स निथन के तुर्की आने के पीछे का मकसद काफ़ी रंगीन था। सुल्तान ने थोड़ी कोशिश और अपने पालतू को काम में लाते उनके इरादे जानने में देर नहीं लगाई थी। इसका लड़खड़ाता वजूद घसीटता वो अपनी बीवी की पसंदीदा जगह पहुंचा था। सुल्तान ने उसे कंधे से पकड़कर धकेलते अपने सामने फेंका था। जख्म से चूर वजूद में वह मजीद तकद्दो करने की सकत नहीं रखता था। सो सुल्तान के इशारे पर अपनी कार्रवाई से उसे सुनाता गया। उसके इशारे पर गलाटा टावर के चारों कोनों में लगे ऑटोमेटिक बम वो बहुत अपने सामने टेबल पर पड़े देख रहा था। सुल्तान ने अपने साथ खड़े एक आदमी को इशारा किया तो इन्हें डिस्पोज करने अपने हाथ चलाने लगा, मगर कुछ देर बाद वह नाकाम होकर एक तरफ हुआ। ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। इन पर टाइमर सेट हो चुका है और अगर यहाँ एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। जेम्स की हंसी बुलंद हुई। सुल्तान ने एक तीखी निगाह इस पर दौड़ाई। इन्हें किसी खाली और आबादी से दूर जगह पर जाकर डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। वह गर्दन पर हाथ फिरता एक तरफ हुआ। इसके तेज दिमाग में एक साथ कई सोचें घूम रही थी। इसकी आंखों के पुपुटे एक पल में न जाने कितनी दफ़ा इधर से उधर हुए। आखिर को उसने अपने असाब दुरुस्त किए और इन सब बम्स को एक बैग में एहतियात से डालता इस गद्दार आदमी को लिए वहां से निकला। सुल्तान ने कुछ सोचते हुए कॉल मिलाई जो तीसरी ही बेल पर कनेक्ट हुई। मरहबा उस्मान। मरहबा। सुल्तान ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। कोई खिदमत हमारे लायक? उस्मान बे की आवाज़ पर सुल्तान ने अपनी बियर्ड को छुआ। एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत है, 1 घंटे के अंदर मतलूबा जगह पर मौजूद होनी चाहिए। उस्मान बे ने सीने पर हाथ रखते लब्बैक कहा।
वह एक गहरी सांस भरता सुस्त कदम चलता घर दाखिल हुआ। सुल्तान की नज़र किचन के शेल्फ के करीब खड़ी उस रोशनी पर पड़ी जिसके रूबरू होते इस बेरहम इंसान की प्यारी आंखों में चमक उभरती थी। वो धीरे से इसकी पुष्ट पर अपना हिसार तंग करता इसके कंधे पर सर रख गया। मरहबा, आज आप इतनी जल्दी? खैरियत? वो मुस्कुराया। तुम्हारी याद आ रही थी, वो धीरे से बोला। वो शरीर सा मुस्कुराती अपने काम में मसरूफ थी। फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। ईशा ने उसे खुद से दूर करना चाहा मगर सुल्तान की गिरफ्त मजीद मजबूत हुई। वो उसके कंधे में चेहरा छुपाए खड़ा था। अब्दुर, क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना? ओके। लग नहीं रहे, क्या बात है? वो मुड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं। वो किचन से निकला मगर वो उलझती उसे जाता हुआ देख रही थी। सुल्तान ने खाना खाते इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया। वो उसे कनखियों से देख रही थी। मतलब खाना अच्छा नहीं बना है ना? वो थोड़ी पर हाथ रखती बोली। वो मुस्कुराया। मुझे ये पसंद है और हमेशा रहेगा। वो मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। मुझे कहीं जाना है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। वो इसकी हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता बोला। बस बात में सर हिला गई। सुल्तान ने अपना कोट पहनते एक नज़र उसे देखा। वो दरवाजे से लगी खड़ी उसे देख रही थी। वो करीब आती इसके बाल बना रही थी। वो फिर से बढ़ चुके थे मगर इस पर वो बहुत जचते थे। वो लंबे कानों की लोज से नीचे और गर्दन से थोड़ा नीचे को बढ़े हुए बाल सवारती मुस्कुरा रही थी। सुल्तान ने उसे गले लगाते गहरी सांस भरी। वो उसे महसूस कर रहा था। इसकी गिरफ्त मजबूत हुई और धीरे धीरे तंग हो गई। अब्दुर, इसकी बात सुने बगैर वो झुककर इसकी पेशानी पर लब रखे। आंखों और रुखसारों को छूता वो इस पुरनौर चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहट बिखेर गया। सुल्तान ने उसकी पेशानी से सर टिकाया। अपना ख्याल रखना। कुछ बाद वो से आखिर आज़ाद करता चल दिया। अब्दुल, इसके चलते कदम रुके। वो मुड़ा। जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूंगी। सुल्तान के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। बस बात में सर हिलाता चल दिया। ईशा को उसे यूं खामोश सा जाता देख अजीब सा एहसास हुआ था। वो सीने पर हाथ रखती उसे जाता हुआ देख रही थी। साइड पर पहुंचते उसने एक नज़र अपने से कुछ फासले पर खड़े प्राइवेट हेलीकॉप्टर पर दौड़ाई और इसके एन सामने खड़े उस्मान को देखते वो करीब आया। इसकी वापसी की तवक्को मत रखना उस्मान। वो मुस्कुराया। उड़ा दो। उस्मान की बात पर सुल्तान की मुस्कुराहट नुमाया हुई। इसके इशारे पर जेम्स नितिन को घसीटकर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में फेंका गया। इसके जिस्म पर बांधे गए वो तमाम बम्स के फटने में बस 1 घंटा बाकी रह गया था। एक अलविदाई नज़र सब पर डालता वो फ्लाइंग सीट पर बराजमान होता, एक गोल हेलमेट सर पर पहनता इस सवारी को स्टार्ट कर चुका था। हेलीकॉप्टर को इन सब की निगाहों से गायब हुआ तो उस्मान भी इन्हें आंखें मूंदते इसकी हिफाजत में चंद अल्फाज मुंह से निकालते आंखें खोली। सुल्तान ने एक नज़र अपने पीछे आड़े टेढ़े पड़े इस गद्दार को देखा जो गहरी गहरी सांसें भरता अपने अंजाम से वाकिफ हो चुका था। जानते हो, वो टावर मेरी बीवी को बहुत पसंद है और तुम उसे ही ख़त्म करने चले थे। जेम्स की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इस दफ़ा तो बच गए हो तुम, मगर आखिर किस किस को रोकोगे? मेरे बाद और भी आएंगे। तुम किस किस को फना करोगे सुल्तान? सुल्तान की मुस्कुराहट नुमाया हुई। सुल्तान की तुर्की को गलत निगाहों से देखने वालों की निगाहों समेत इनके वजूद तक फना कर दूंगा। उसे तबाह करने वाले तुम लोगों के घटिया इरादों के चीथड़े भी नहीं बचेंगे। गज़ब से कहता अपनी सीट पर लगे बटन पर हाथ रख चुका था। सुल्तान ने एक नज़र मुड़कर देखा। इसके वजूद पर बंधे बम पर टाइमर धीरे धीरे चल रहा था। जब 27, 28, 29 से नीचे की तरफ जा रहा था। हवा में उड़ती सवारी में इसकी धड़कन एकदम तेज हुई। सुल्तान की गिरफ्त अपनी कुर्सी पर मजबूत हुई। उसकी नजरें इस खत्म होते टाइमर पर थीं। 3, 4, नहीं 5, 4, 3। तेज होती धड़कनों के साथ ही उसने अपनी कुर्सी के नीचे बटन दबाया तो छत का दरवाज़ा खुलते इसकी कुर्सी हवा में लहरा गई। हेलीकॉप्टर पर सभी कंट्रोल खत्म हुए तो वह ज़मीन की तरफ बढ़ा। 2 और 1। देखते ही देखते एक ज़ोरदार आवाज़ के इर्तिकाब से इस हेलीकॉप्टर समेत इसमें मौजूद इस गद्दार के चीथड़े उड़ चुके थे। इस आग की लपटें इतनी शदीद थी कि हवा में लहराते इस शख्स की टांगों और चेहरे तक फैल चुकी थी। उसने अपना पैराशूट खोला और वो इस खाली जगह और ऊंचे पहाड़ की तरफ करता ज़मीन की तरफ बढ़ा। पैराशूट ज़मीन पर गिरा ही कि वह मजबूत शख्स ढेर हो चुका था। उसके चेहरे की एक तरफ आग की लपेटों की स्पुर्द ही कर चुकी थी। इसकी एक टांग और आधा चेहरा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो सख्ती से आंखें नीचे ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। धीरे धीरे इसकी आवाज़ गुम हुई और इसकी बंद होती आंखों के सामने आसमान धुंधला होता धीरे धीरे मिट गया। एक अजीब सी उलझन हो रही थी। वो पूरे घर में टहल रही थी मगर एक सुकून जो उसे हमेशा खूबसूरत घर में नसीब होता था वो आज नहीं था। वो हाथों की उंगलियां आपस में उलझा रही थी। वक्त पर नजर दौड़ाते वो लब काट कर रह गई। रात के 11 बज रहे थे मगर वो अभी तक घर नहीं आया था।
कुछ सोचते हुए उसने कॉल मिलाई। बेल जाने पर भी वो उठा नहीं रहा था। बार बार कॉल करने पर भी नो आंसर। अब वो परेशान हुई थी। इस बेसुध बड़े शख्स की जेब में मोबाइल मुसलसल चिंगाड़ रहा था, मगर वो अपने हवासों में नहीं था। आखिर कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे से खुली थी। सुल्तान ने आंखें खोलते देखा। वो धुंधला होता आसमान धीरे धीरे वाज़ेह हो रहा था। उसे अपने चेहरे, टांग और बाएं बाजू में शदीद दर्द महसूस हो रही थी। वो बमुश्किल उठा। सुल्तान ने अपने चेहरे पर हाथ रखते दबाया। जख्म तो काफ़ी था, मगर इसका चेहरा बिगड़ा नहीं था। वो आ भर गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इससे काफ़ी फासले पर जलकर खाक हुए हेलीकॉप्टर के पुर्जे बिखरे हुए थे। वो उठा, मगर लड़खड़ा गया। सुल्तान ने अपनी टांग को छुआ और अपनी जैकेट उतारकर उसके गिर्द कसकर बांधी। उसे तकलीफ महसूस हुई, मगर वो इस मजबूत वजूद की रूटीन थी। वो धीरे धीरे चलता आखिर कोई खाली सड़क पर आ निकला। वो चलता जा रहा था। कुछ सोचते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला। उसकी इतनी मिस्ड कॉल्स देखकर वो मुस्कुराया। अच्छी बीवी। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया। मैसेज टाइप करता वो मुश्किल चल रहा था। अंधेरे में उसे किसी तरफ से कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर काफ़ी चलने के बाद उसे अपने पीछे से आती एक गाड़ी दिखाई दी। हाथ बढ़ाकर रोकने पर वो गाड़ी रुकी। सुल्तान ने झुककर देखा। एक लंबे कदम का आदमी सर पर स्पोर्ट्स कैप पहने उसे देख रहा था। इससे मदद लेता वो एक तशक्कुर भरी सांस खारिज करता। आई एम ऑन माई वे स्वीटी। एक मुख्तसर सा मैसेज देखती वो कदरे पुरसकून हुई थी। वो थका हारा ख्वार हुआ आज़ाद परिंदा अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा गहरी सांसें भर रहा था। वो इस हाल में उसके सामने नहीं जाना चाहता था, मगर उसके आसपास मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं थी और अब वो इससे कभी कुछ नहीं छुपाएगा। एक अहद करता वो अंदर दाखिल हुआ। हाल में बेतरतीब पड़ी वो शायद सो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसकी आंखें खिली। सुबह के 3 बज रहे थे। उसका निकम्मा शौहर अब घर तशरीफ़ लाया था। एक नज़र गुस्से से उसकी तरफ दौड़ाती वो अगले ही पल उसकी तरफ दौड़ी। अब्दुर, ये क्या हुआ आपको? अल्लाह, इतनी चोट! सुल्तान ने उसे देखते अपने वजूद धीरे से इसके हवाले किया। वो तकरीबन इसकी बाहों में गिर चुका था। उसे संभालती वो हैरान और परेशान सी सूरत हाल को दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही थी। आपको इतनी चोट? उसके चेहरे की तरफ देखते उसे अपने वजूद में आग भड़कती हुई महसूस हो रही थी। खून से लथपथ वो हैंडसम चेहरा देखती वो अपने असाब खो रही थी। मैं ठीक हूँ, वो धीरे से कहता इसकी बाहों में ढेर हो चुका था। अब्दुर, ईशा ने इसकी गाल थपका। उसकी आंखों से बहते आंसू सुल्तान के चेहरे और गर्दन पर बिखर रहे थे, मगर इस वक्त उसे बस इलाज की ज़रूरत थी। मगर वो पागल सी लड़की बमुश्किल अपने असाब दुरुस्त करती उससे लिए कमरे में दाखिल हुई। अपने आंसू पोंछती वो मेडिकल बॉक्स थामे उसके करीब बैठी। इतना तो वो जान ही चुकी थी कि इसका शोहरे नामदार की यही रूटीन है और अब इसे खुद को मजबूत करना था और ये सब अपनाना भी था। मगर उसे तकलीफ हो रही थी। उसका चेहरा कॉटन से साफ करती वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। सुल्तान ने उसके चेहरे के गिर्द हाथ रखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। वो लब काटती अपना काम में मसरूफ थी। इसके चेहरे के गिर्द ऑर्नामेंट लगाते हुए बहुत एहतियात से अपना काम कर रही थी। आखिर आपको इतनी चोट कैसे आई अब्दुल? और आप कहाँ थे? वो बमुश्किल बोली। शुक्रिया मेरी प्यारी बीवी। इसके बाद पर ईशा ने सवालिया निगाह उसकी तरफ देखा। किस लिए? हर चीज़ के लिए। वो मुस्कुराकर इसके हाथ थाम कर लबों से लगाता पेशानी से टेक गया। वो रो दी। यूँ रो मत, तुम बहादुर हो। मैं नहीं हूँ। वो रोती उसके कंधे से जा लगी। तुम हो, तुम मेरी बीवी हो, सुल्तान की बीवी, बहादुर और निडर। वो हिचकियां भर रही थी। आपको दर्द हो रहा होगा। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। हाँ, हो तो रही है, मगर इनकी वजह से। वो उसके आंसू समेट लिए। ये ना होंगे तो मुझे कभी दर्द नहीं होगी। वो अपने आंसू साफ करते इसका चेहरा थाम गई। ये सब कैसे हुआ? आपको इतनी चोट कैसे आई? आप कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? और मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? वो मुस्कुरा दिया। एक एक करके पूछ लो मेरे सवालात की दुकान। ये सब कैसे हुआ? एक छोटा सा काम था जो बिगड़ चुका था। बस उसे संवारते थोड़ी चोट आई। ये थोड़ी चोट है, वो गुस्से से बोली। सुल्तान ने उसकी आंख पर लब रखी, मुस्कुराहट उछाली तो वो निगाहें झुका गई। मेरी जान, मुकाबिल की हार्ट बीट मिस हुई। उसे निगाहें उठाकर उससे देखा। तुम्हारा शौहर कभी हार नहीं सकता और कोई भी गद्दार और घटिया शख्स उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मानती हूँ आप बहादुर हैं, निडर और ताकतवर। सुल्तान ने अपने बाल संवारे। मगर आप पर चोट बर्दाश्त नहीं होती। तकलीफ होती है मुझे। वो मुस्कुराया। वो इसके चेहरे के करीब हुआ। इतनी मोहब्बत करती हूँ। वो शरीर सा चेहरा बनाए बोला। वो बताना चाहती थी मगर कह ना सकी। अल्फाज हलक में ही कहीं अटक गए। वो पलकें झपकती गर्दन झुका गई। दर्द हो रहा है ना? सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। हो रहा है, जानती हूँ मैं। वो करीब होती इसकी पेशानी पर सर टका गया। बस ज़रा सा, तुमसे सुकून चाहिए, ढेर सारा। वो गहरी सांस भरती एक निगाह वक्त पर दौड़ा गई। फजर का वक्त अभी बाकी था। बस 1 मिनट।
वह उसकी नज़रों से गायब हुई। सुल्तान ने बैकग्राउंड से टेक लगाया। वह बाया पहने बेड पर इसके करीब आ बैठी। सुल्तान ने धीरे से इसकी गोद में सर रखा। वह नमाज शुरू कर चुकी थी। उसके लबों से अता होता हर लफ्ज़ इस मजबूर शख्स को पुरसकून कर रहा था। ईशा ने झुककर इसके सीने पर सजदा किया तो सुल्तान को इसके वजूद से तमाम तकलीफ़ें और जलन एक पल में धुआं होती महसूस हुई। दुआ से फारुग होती हुई इसके मुकम्मल वजूद पर फूंकती इस मजबूर शख्स को अपनी नन्ही सी आगोश में ही कहीं छुपा गई थी। वो ये सब इतना अपना तो चुकी थी, मगर पसंदीदा इंसान या जान से अजीज़ कहना दुरुस्त रहेगा, पर ज़रा सी खराश भी बर्दाश्त करना मुहाल होता है। इसकी तकलीफ़ हमारी रूह तक को झंझोड़ देती है। वो थी तो नाजुक सी लड़की, मगर इसकी ज़िंदगी नाजुक नहीं थी। इसका शौहर नाजुक नहीं था। वो अब उसे भी अपने शौहर जैसी बनना था, निडर, बहादुर और ताकतवर। सुल्तान के चेहरे पर नुमायां होती मुस्कुराहट गहरी होती गई। वो इस सुकूनदह आंचल में छुपा अपने वजूद पर नस्ब हर जख्म पर एक गहरी ठंडक महसूस कर रहा था, जो इसकी ज़िंदगी का हासिल था, जिसके बगैर इसका वजूद नामुमकिन था। वो पुरसकून हुआ था। दवाइयों के ज़ेर असर वो दिन चढ़े तक सोता रहा। वो इधर उधर के काम करती, बार बार एक नज़र देखती। एक गहरी सांस भरते वो घुटनों के बल इसके करीब आए बैठी। इसके चेहरे का जख्म काफ़ी ज़्यादा था। उसे देखते हुए सख्ती से आंखें मीच गई। ईशा ने हाथ बढ़ाकर धीरे से इसके रुखसार पर हाथ रखा तो वो इसका हाथ थाम गई। न जाने कब वो दिन आएगा जब आप घर आएंगे तो आपका वजूद जख्मों से बरी होगा। आपके चेहरे पर एक सुकून और ख्यालात में टेंशन नहीं होगी। आप घर आएंगे और आप अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए झुककर इसकी पेशानी पर सर टिका गए। आंखों से निकलते आंसू इसकी पेशानी पर गिरते फिसलकर रुखसारों पर बह रहे थे। कब आएंगे वो दिन? वो लंबी सांस भर गई। शायद जल्द ही। ईशा की आंखें एकदम खुले। वो इसकी पेशानी से सर टिकाए उसे देख रही थी। सुल्तान ने आंखें खोलते उसे देखा और वो आह भर गया। वो कब आएगा दिन जब तुम यूं आंसू बहाना कर मुझे तकलीफ नहीं दोगी? मेरे वजूद पर लगे जख्मों पर गिर के ये बहुत तकलीफ देते हैं। तुम कब समझोगी? सुल्तान ने इसके आंसू पूछे। वो इसके कंधे पर सर रख गई। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती अब्दुल, मगर मैंने नहीं रोक पाती। ये मेरे बस में नहीं। मत रोया करो ईशा, प्लीज़। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? वहाँ से साफ करते उसके मुकाबले। आई एम सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी। वो गहरी सांस भर गया। कैसी तबीयत है? दर्द हो रहा है? वो नफ़ी में सर हिला गया। बिल्कुल ठीक हो। वो सरस बात में हिला गई। जानती हूँ, आपको भला क्या हो सकता है? लोहे के हैं आप, लोहे के। वो उठकर कमरे से बाहर हुई तो वो मुस्कुरा दिया। इसकी सख्ती से ताकीद करने पर अब वो लोहे का आदमी ऑफिस के बजाय सारा दिन घर रहकर इसकी उटपटांग बातें हरकतें देखता और सुनता कदरे बेहतर हो चुका था। इसके हमरा ब्लाट की इन ढलवानोदार गलियों में पैदल चलते वो चहक रही थी। सुल्तान ने इसका हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसकी निगाहें चारों तरफ थी। चलते चलते वो गली में दाखिल हुई। हर घर से आती अलग अलग किस्म की आवाज़ें। वो दोनों इन्हें नाप तोल करते, कभी हंसते तो कभी हैरान होते। चलते चलते एक घर के करीब रुकते ईशा ने इधर उधर निगाह उड़ाई। अब्दुल, हम भागने के लिए तैयार रहना। वो किस लिए? इसकी बात के इख्तिताम पर वो आगे बढ़ती घर की बेल बजा चुकी थी। अरे पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? वहाँ से आती आवाज़ों पर वो इसका हाथ थामती सड़क पर दौड़ गई और उसके पीछे भागता हुआ मुड़कर इसके घर की तरफ देख रहा था। इनके गली के मुड़ मुड़ते इसका दरवाज़ा खुला। एक औरत बाहर निकलकर चारों तरफ निगाह दौड़ाती वापस जा चुकी थी। सुल्तान ने इसके माथे पर चपत लगाई। वो हंस दी और इसकी बात सुने बगैर वो इसके पीछे बने घर के दरवाजे पर जोर जोर से हाथ बजाना शुरू हो चुकी थी। क्या करूं मैं तुम्हारा चुड़ैल कहीं की? वो इसका हाथ थामता वहां से भी भागा था। इस घर से पहले अजीब तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। इनके गली मुड़ने से पहले एक मोटा और गुस्से से भरपूर आदमी घर से बाहर निकलता इन्हें देख चुका था। वो घर से निकलकर चलता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। सुल्तान के कदम तेज हुए और वो अपनी पागल बीवी को लिए तेजी से उस मंजर से गायब हुआ था। 2 से 3 गलियां मुड़ते हुए खाली गली में दाखिल हुए तो ईशा ने रुककर दोनों हाथ घुटनों पर रखे और जोर से हंस दी। वो नीम आंखें खोले उसे देख रहा था। उसे हंसते देख वो अपने असाब ढीले करता खुलकर हंसा। क्या चीज़ हो तुम यार, शरारतों के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें, शरारती लड़की। वो हंस रही थी। वो एक कदम बढ़ी कि सुल्तान ने इसका बाजू थामा। अब मत करना। अरे नहीं करी, मैं तो बस चल रही हूँ। वो हंसी दबाती बोली। पागल लड़की, अपनी खराफात अंजाम देने से पहले मुझे खबरदार तो कर दिया करो। अब मुझे सुल्तान को खबरदार करने की ज़रूरत है क्या? मैंने तो सुना था कि सुल्तान की आंखें और इसके असाब बाज की तरह तेज़ हैं, जो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। उसने आईब्रो उठाए। वो मुस्कुरा दिया। सुना तो ठीक है, तो फिर? वो दोनों हाथ सर पर रख गया। तुम्हारी इन खराफात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। एक तो तुम्हारी स्पीड इतनी है, 1 सेकंड से पहले कार्रवाई डाल जाती हो। वो मुसलसल हंस रही थी। चल अब चलते हैं यहाँ से। उसकी कलाई थामता चल दिया।
वो धीरे धीरे चल रहे थे। इसके हाथ में अपनी कलाई को वो झुलाती हुई चल रही थी। चलते उसे एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। ईशा ने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने एक निगाह चारों तरफ दौड़ाई मगर आसपास कोई इंसान नहीं था। वह सर झटकती चल दी मगर वो आवाज़ फिर से सुनाई दी और वो रुकी। क्या हुआ? सुल्तान ने उसे देखा। आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? कैसी आवाज़? 1 मिनट। उसने हाथ हवा में लहराते उसे रोका। उसे अपने दाएं तरफ बनी फूलों की बेलों के पीछे से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो करीब आई तो आवाज़ साफ हुई। ईशा ने झुककर फूलों का एक तरफ किया तो इन झाड़ियों की ओर में छुपी एक डरी सहमी सी बिल्ली धीरे धीरे आवाज़ निकालती शायद मदद के लिए पुकार रही थी। उसने उसे थामकर अपने मुकाबले किया। वो सर्दी से कांप रही थी। वो भूखी और डरी हुई थी। ईशा ने उसे अपने कोट में छुपाया। सुल्तान उसकी हर कार्रवाई को बहुत देख रहा था। उसे मदद चाहिए अब्दुल। सुल्तान ने करीब आते उसे एक नज़र और फिर उसकी आगोश में इस बिल्ली को देखा। बस बात में सर हिलाता इसलिए घर की जानिब चल दिया। घर आते उसने उसे अपनी आगोश से निकालते एक छोटी सी टोकरी में कुछ गर्म कपड़े तरतीब से रखते साफ करके इसमें छुपा दिया। वह उसके खाने की कुछ अशिया के करीब रखती उसे देख रही थी। वो डरी सहमी से बिल्ली पहले तो एक कोने में लगी इन्हें टुकर टुकर देखती रही। फिर धीरे से उठकर दूध की प्याली के करीब आती अपनी नाक धीरे धीरे इसके करीब कर दी। वो एकदम पीछे हुई। सुल्तान इन दोनों के करीब आ बैठा। ईशा ने इसे इशारा किया। वो डर रही है। वो जरा फासले पर हुआ तो वो फिर से करीब आती। अब दूध पीने में मसरूफ हो गई थी। वो इसे देखकर मुस्कुरा दी। सुल्तान ने एक नज़र उससे देखा। घुटनों के बल उसके करीब बैठी वो उसे बहुत देख रही थी। अपनी भूख मिटाने के बाद वो इसी टोकरी में कपड़ों के बीच जा छुपी। ईशा ने मुस्कुराते हुए सुल्तान की जानिब देखा। अब खुश हो? इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। वह सर इस बात में हिला गई। वो कितनी प्यारी है ना? सफ़ेद रंग की वो पर्शियन बिल्ली देखने में काफ़ी प्यारी थी। तुमसे ज़्यादा तो नहीं? ईशा की मुस्कुराहट मध्यम पड़ी। अरे यार, हम दोनों का भला क्या मुकाबला? वो प्यारी सी बिल्ली है और तुम मेरी प्यारी सी बिल्ली। वो खुलकर हंसी। आप पागल हैं। वो उठकर अपना कोट उतारकर एक तरफ रखती हाथ और मुंह पानी से साफ करती उसकी टोकरी के पास आ बैठी। वो दोनों हाथ अपने चेहरे के गिर्द रखे उसे गौर से देख रही थी। सुल्तान ने सर की पुश्त पर हाथ रखते उसे देखा। अब क्या सारी रात उसे देखने का इरादा है? हाँ, मैं इसे सारी रात देख सकती हूँ। वो प्यारी है और मासूम भी। ईशा ने उसकी गर्दन पर हाथ रखे सहलाया तो वो अपनी गर्दन सीधी करती हल्की सी आवाज़ निकाले उसे देख रही थी। तुम पर गई है फिर तो? शुक्र है आप पर नहीं गई। वो मुस्कुराया। अब आ भी जाओ। उसे कब से उसके पास बैठे अब चिढ़कर बोला। आप सो जाए ना, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं बाद में सो जाऊंगी। वो मुड़कर कहती वापस उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। सुल्तान ने गहरी सांसें भरी और फिर नीम आंखें खोले उसे देख रहा था। आखिर को वो उठकर करीब आता उसे बाजू से थामे अपने करीब लिटा गया। अब दूर थोड़ी देर तो। सुल्तान ने इसके लोगों पर उंगली रखी। आप सो जाए ना। तुम कितनी निकम्मी हो यार। क्या मतलब? अब मैंने क्या खराब कर दिया? वो मुस्कुराया। वह सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। सुल्तान ने कमर से थामते उसे खिसकाकर अपने करीब किया। वह इसके सीने पर हाथ रखी। एक हद होती है निकम्मेपन की भी, मगर तुम निकम्मी प्रोमैक्स हो। वो मुस्कुराहट दबा गई। जाहिर है हम एक जैसे हैं तो हैं। मैं निकम्मी तो आप डबल निकम्मे। मैं पागल तो आप डबल पागल। वो मुस्कुराता हुआ इसकी पेशानी पर माथा टेक गया। बात तो सही है। वो नामी गर्दन हिलाती इसके बालों को सहला रही थी। वो उसे देख रहा था। आप सो जाएं, आपको तो नींद आ रही थी ना? सुल्तान ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम बातें करो, मुझे सुननी है, बस बोलती रहो। वह इसके बालों की लट को रोल करके अपने चेहरे के गिर्द लपेट रहा था। मेरे पास एक टेक्निक है, इससे आपको नींद आ जाएगी। वो धीरे से बोली। और वो कौन सी? अपना बाजू इधर लाए। सुल्तान ने बाजू इसके स्पुर्द किया। वो बाजू का बटन खोलती कफ ऊपर तक फोल्ड कर गई। उसने वो बड़ा सा बाजू थाम कर सीधा किया और धीरे धीरे अपनी उंगलियां इस पर ट्रेस करने लगी। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। ये क्या कर रही हो? अरे ऐसे बहुत मज़ा आता है। जब कभी नींद आए तो ऐसे करो तो बहुत अच्छा महसूस होता है, नींद भी आ जाती है। जब मुझे और हिना को अक्सर रात में नींद नहीं आती थी ना, तब हम ऐसे करते थे। कभी वो कभी मैं। ऐसे वाकई नींद आ जाती है। वो उंगलियों को हरकत देते इसके पूरे बाजू पर फेर रही थी। वो मुस्कुरा दिया। ऐसी ऊट पटांग सी टेक्निक्स आकर कहाँ से सीखी हैं तुमने? वो हंसी। सीखे मतलब? मैं तो पैदाइशी इंटेलिजेंट हूँ ना। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारा दिमाग बचपन से ही खिसका हुआ है। मेरी पागल। वो तेजी से पलक झपक गई मगर इसकी टेक्निक वाकई असरदार थी और वो अच्छा महसूस कर रहा था। वो नरम सी उंगली अपने मजबूत बाजू पर महसूस करता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। कैसा लग रहा है? वो आईब्रो उठाए बोली। काफ़ी अच्छा। देखा, कहा था ना। धीरे से आंखें मूंदता वो उसके चेहरे के करीब हुआ। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। मैं इस सुकून में खुशी से मर सकता हूँ। जिसे ये मैसर हो वो भला थकन से कहाँ आशना हो सकता है। ईशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसके चेहरे पर निगाहें जमा गई।
इसके चेहरे का वो ज़ख्म अब कदरे बेहतर हो चुका था। बस चंद निशानात ही बाकी रह गए थे। ज़ख्म तो जल्दी भर जाते हैं मगर इसके निशान एक अरसा तक बाकी रहते। अब्दुल, रोहन। वो मुस्कुराई। आपका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली मैं। सुल्तान की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने खींचकर मजबूती से उसे अपने हिसार में किया। तुम कहीं नहीं जा सकती मुझसे दूर, कभी नहीं। मैं तुम्हें खुद में कहीं छुपा कर रखूंगा, तुम वहां से कभी निकल नहीं पाओगी। वह गहरी सांस भरती इसके सीने में चेहरा छुपाए हुए थी। सुनो, जी जी रख लूँ छुपा के मैं कहीं तुम्हें, कहीं तुझको। साया भी तेरा ना दूं मैं, रख लूँ बना के कहीं घर में तुझे, साथ तेरे ही रहूं मैं। वह खुलकर मुस्कुराई। ईशा ने चेहरा उठाया, उसे देखा। उसके कहे लफ्जों का मतलब सुनती वह हंसती ही चली जा रही थी, और वह हंसी सुनता वह मजबूर शख्स इस नाजुक से वजूद में कहीं खो चुका था। उसे अपने रुखसार और पेशानी पर दहकते लम्स महसूस हो रहे थे। वो पागल सी लड़की सिमटकर इस महफूज आगोश में कहीं छुप चुकी थी, कहीं दूर, जहां से वो कभी निकल नहीं सकती थी। वह निकलना चाहती भी नहीं थी। रात के किसी आखिरी पहर करवट बदलते सुल्तान की आंखें खुली। उसने अपनी साइड पर देखा, वो वहां पर नहीं थे। बालकनी से कमरे में आती हल्की सी हवा पर्दों को धीरे धीरे लहरा रही थी। सुल्तान ने बमुश्किल आंखें खोलते देखा तो उसे बेड के कोने में एक ह्वेला सा नजर आया। वो आंखें मलता पलकें झपकता गौर गौर से उसे देख रहा था। वो आलती पालती पारे बैठी थी। वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ। सुल्तान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो धीरे से नफी में सर हिला गई। सुल्तान ने अंधेरे में आंखें खोलते गौर से उसे देखा। उसके चेहरे के सामने बाल पूरी तरह फैले हुए थे। वो लिहाफ एक तरफ करते उठकर उसके करीब आया। सुल्तान ने झुककर उसे देखा। वो धीरे धीरे झूल रही थी। ईशा, सुल्तान ने उसे हिलाया। वो जो बिन जवाब पर बिना कोई आवाज़ के बैठी थी। सुल्तान ने उंगली से उसके चेहरे पर से एक बाल एक तरफ किए तो एकदम खाल के खोलते उसे देखा। तू मरेगा, वो बुलंद आवाज़ में बोलकर इसकी तरफ झुकी। तो वो मजबूत और ख़तरनाक माफिया अपनी जगह से एकदम पीछे हुआ। वो इतनी स्पीड से अपनी जगह से हटा के बेड के किनारे से फिसलकर बेड से नीचे जा गिरा। धप की आवाज़ बुलंद हुई तो ईशा ने जल्दी से दोनों हाथों से अपने चेहरे से बाल एक तरफ किए। उसने सामने देखा, वो बेड पर नहीं था। वो घुटनों और हथेलियों के बल खिसकती हुई बेड के किनारे तक आई। नीचे देखने पर वो आंखें बड़ी देख कर करके मुस्कुराहट दबाए हुए थी। वो बड़ा सा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे नीम आंखें खोले उसे देख रहा था। बाल झटकती वो बेड पर गिरती बुलंद आवाज में हंसी। सुल्तान ने माथे पर जोरदार हाथ दे मारा। डरपोक माफिया। वो मुसलसल हंस रही थी। कुछ देर वो हनूज उसी पोजीशन में ज़मीन पर पड़ा उसकी खराफात को समझ रहा था। वो उठकर वापस से बेड के किनारे से झुककर उसे देख रही थी। आपको चोट तो नहीं लगी? पैसे हंस लो अच्छी तरह, बाद में पूछ लेना। वो हंसी। ईशा ने मुंह पर हाथ रखते हंसी को दबाना चाहा मगर नाकाम रही। वह बुलंद आवाज में हंसती। उसे देखते इस पागल शख्स की हंसी भी छूटी। पागल भूतनी कहीं की। वो हंसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सुल्तान ने उसका हाथ थामते एक झटके से अपनी तरफ खींचा। एक चीख बुलंद करती हुई उसके सीने पर आ गिरी। उसे मुसलसल हंसते देखकर सुल्तान ने उसके दोनों बाजू थामकर खुद से ऊपर हवा में लहराया। क्या चीज़ हो आखिर तुम? इंसान तो किसी तर्ज नहीं लगती। मैं तो जो हूँ वो एक तरफ मगर आप डरपोक हैं। सुल्तान ने गहरी सांस भरी। आधी रात को यूं भूतनी बनकर मेरे सर पर आ बैठोगी तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? वो हंस रही थी और वो उसे सुन रहा था। आपको डराने में बड़ा मजा आता है, सच्ची। सुल्तान ने उसे सीने पर गिराते अपनी गिरफ्त तंग की। अपने मजबूत बाजू की गिरफ्त मजबूत करता उसकी कराह निकालने में कामयाब हुआ था। कसम से पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही थी तुम। और तुम वहाँ कब से बैठी हो? काफ़ी देर से। मैं तो आप तुम्हें उठने का इंतजार कर रही थी। सुल्तान ने आ भरी। वो हंस दिया। पागल बीवी, पागल शोहर जैसी, निकम्मी, निकम्मे, चुड़ैल हो तुम। दादाजी हैं आप। सुल्तान ने उसके सर पर चपत लगाई। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना। फिर से कहो ज़रा। क्यों? वो उसे थाम कर उठा और बेड पर गिराता उसे जकड़ चुका था। वो मुसलसल हंस रही थी। क्या कहा अभी? डर एक दफ़ा, ज़रा एक दफ़ा फिर से कहो। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई। बड़ा मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे डराने में? मैं अब बताता हूँ तुम्हें। डराते कैसे हैं? वो एकदम चेहरे से हाथ हटाते उसे आंखें खोले देख रही थी। अरे अरे, आप तो सीरियस ही हो गए। मैं तो मजाक। उसकी चीख बुलंद हुई। सुल्तान की मजबूत होती गिरफ्त में वो नाजुक सा वजूद मचल कर रह गया। अब्दुल नहीं, प्लीज़ रुके तो। सुल्तान ने अपनी गिरफ्त मजीद तंग की। मुकाबले की सांसें हलक में ही कहीं अटक गई। वो बमुश्किल सांस ले पा रही थी। अगर पागल आदमी, मर जाऊंगी मैं। सुल्तान ने दांत पिसते झुककर इसकी नाजुक सी गर्दन पर लब रखी। वो सहम कर एक तरफ हुई। अब्दुल, वो बुलंद आवाज में बोली। क्या कहा था तुमने? कुछ नहीं कहा था ना यार। नहीं, कुछ तो कहा था। मैंने सुना था। दोबारा कहो। नहीं कहूँगी, पक्का नहीं कहूँगी। प्लीज़ छोड़ दें, सच में। मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो शरीर सा मुस्कुराया। दादाजी हूँ ना मैं? नहीं तो। आप तो इतने हैंडसम हैं, इतने दबंग, ग्रेट।
वो हंसा। पर तुमने तो कहा। अरे मेरी जबान फिसल गई थी कसम से। वो खुलकर हंसा। ईशा ने जोर से सांस भरी मगर वो इसकी धड़कनें बहाल करने के लिए बहुत कम थी। अब्दुल प्लीज सांस नहीं आ रही कसम से। वो मुस्कुराता हुआ इसके नाजुक से लबों पर झुका। वो इसकी रुकी सांसें धीरे धीरे बहाल करता पागल आदमी हवास खो चुका था। उसे अपनी गिरबान पर इसके नन्हे हाथों की गिरफ्त मजबूत होती महसूस हो रही थी। अपनी अतदाल में लाती सांसें संभालती वो पागल सी लड़की धीरे धीरे लरस रही थी। इन खूबसूरत आंखों से निकलते आंसू फिसलकर इसके कानों के किनारे पर जज्ब हो रहे थे। आखिर को वो मजबूर शख्स सख्ती से मुठ्ठियां भेजता अपनी गिरफ्त ढीली कर गया। सुल्तान ने गहरी सांस भरते इसके चेहरे पर टिकाई निगाह जमाई तो इसका मुस्कुराहट गहरी हुई। उसकी पलकों पर आंसू समेटता वो बारी बारी दोनों आंखों पर लब रखता उसकी डरी सहमी प्यारी सी लड़की को मजबूती से खुद में समा गया। इस नाजुक से वजूद की बेकाबू होती धड़कनें महसूस करता वो शरीर सा मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी, सुल्तान ने सख्ती से आंखें मींचते कहा। एक जोरदार मुका उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ। वो लब दबा गया। आप कितने बुरे हैं कसम से, और बेशर्म भी है। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। वो खुलकर हंसा। तुम्हें कोई शक है? आई हेट यू। उसके कंधे पर जोर जोर से मुक्के जड़ती उसकी आगोश में छुपी थी। उसकी बुलंद हंसी सुनती वो हया से सिमटी थी। योर हेटेड कैन एवर नेवर कम्पीट विद माई लव। वो मुस्कुरा दी। तुम मुझसे कभी नहीं भाग सकती ईशा। यू विल रिमेन ट्रैप्ड इन माई एम्ब्रेस। वह सुकून से आंखें मूंद गई। हाँ, वो कैद होकर भी रहना चाहती थी। वो इस मजबूत और सुकूनदायक आगोश में हमेशा के लिए कैद होकर रहना चाहती थी। इन खूबसूरत बालों को सहलाता वो अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रहा था। ये मासूम सा चेहरा, ये शरारतें, ये हंसी, ये सुकून, अब यही तो इस बेरहम इंसान की दुनिया थी। मगर हर सुकून की एक कीमत होती है जो अब इसे अदा करनी थी। मुस्कुराहटों के पीछे छुपी डरावनी चीखें, सुकून के पीछे कर्बनाक गम और किस्मत के उलझे हुए तल्ख और दर्दनाक खेल तो अभी बाकी थे, जो इनके मुंतजिर थे, जो इनसे किसी फासले पर खड़े ने हंसते मुस्कुराते देखा अपनी वहशत बेरहमी से लपेटने हथियार तराश कर तेज कर रहे थे, जो इस नन्हे नाजुक वजूद पर गहरी और कारिसर मालूम होने वाले थे, जो इसे तकलीफ तो देने वाले थे मगर वो तकलीफ महसूस करने वाला वो मजबूत और पागल भेड़िया था। यज्ञिता की खुशनुमा जिंदगी ट्रैक पर होने के साथ साथ अब दुनिया की दौड़ में अपने कदम जमा चुकी थी। वो खुश था, वो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन था। आखिर को इसकी तल्ख से ज़िंदगी में बहार की आमद हुई थी। गाड़ी पार्क करता वो हाथ में चाबियां घुमाता चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए अपने बड़े फ्लैट की तरफ बढ़ा। चूं वो करीब आता गया उसकी मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। यज्ञित ने फ्लैट का खुला दरवाज़ा मुकम्मल खोलते गहरी सांस भरी। सामने का मंजर देखते वो अपनी जगह शल हुआ था। हाल और हर जगह की तरतीब बिखरी पड़ी थी, यूं जैसे वहां से कोई आंधी तूफान गुजरा। होलिया, होलिया, वो बुलंद आवाज में पुकारता घर में दाखिल हुआ मगर इस छोटे से फ्लैट में इसकी बीवी, इसकी मुस्कुराहट कहीं नहीं थी। वो दिल के मकाम पर हाथ रखता दीवार से जा लगा। ऐसा नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मगर वो सच थी, वो वहां नहीं थी। और वो कहाँ थी ये बात भी वो अच्छे से जानता था। इस स्ट्रॉन्ग से लड़की के हवास शल हो रहे थे। आखिर कैसे, वो कैसे इसे ढूंढ सकते थे? मगर वो कैद परी को तलाश कर चुके थे और वो इसे ले गए थे। इसकी खुली आंखें बड़ी होती गई। जिंदगी में पहली बार वो स्ट्रॉन्ग लड़का अपने वजूद में ताकत खत्म होती हुई महसूस कर रहा था। वो बेजान सा हो रहा था। उसकी ज़िंदगी, उसकी खुशियाँ उससे बहुत दूर जा चुकी थी और वो नहीं जानता था कि वो इसे वापस सलामत मिलेंगी भी या नहीं। शल होते हवास लिए वो अपनी जगह साखत खड़ा था। इसकी आंखों की पुतलियां बस एक ही नुक्ते पर मरकूज थी। ज़मीन पर पड़ी उस किताब पर निगाहें पड़ते ही वो लड़खड़ाता हुआ उसे थाम गया। चंद वर्ग पलटे हुए तो इन पन्नों पर लगा खून देखता वो कांप सा गया था। उसके लरसते हाथों से किताब फिसलकर ज़मीन पर जा गिरी थी।